Drop it. गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्काई एजुकेशन हब में। तो कल तक हम जो ख़त्म कर चुके थे उसको आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं मैथ की ऑनलाइन क्लासेस रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। इससे पहले आप इसको शेयर कीजिए ताकि जितने भी आपके सहपाठी हैं वो आकर के इसको लाइव ले सकें और अपना लाभ ले सकें। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। अपना जो कल ख़त्म हुआ था उससे आगे शुरू करते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि अपन ने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था सबसे पहले प्राइम नंबर, दूसरा पढ़ा था को प्राइम नंबर और तीसरा पढ़ा था अपन ने रेशनल नंबर। ये तो था अभाज्य संख्या है, ये था सह अभाज्य संख्या है और ये था अपना परिमेय संख्या। अब यहां तक अपन पढ़ चुके थे और प्राइम नंबर के बारे में अपन ने जाना था कि ऐसी संख्या है जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 45 नहीं 47, ऐसी संख्या है 53। ये सब संख्याएं क्या आती है? प्राइम नंबर में आती है। मतलब अर्थात जिनका गुणनखंड मतलब अभाज्य गुणनखंड नहीं किया जाए, मतलब जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, ऐसी संख्या है जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिनको और तोड़ा नहीं जा सकता, उनको क्या बोलते हैं? हम अभाज्य संख्याएं बोलते हैं या प्राइम नंबर बोलते हैं। को प्राइम नंबर ऐसी दो संख्याओं का समूह या ऐसी दो संख्याओं का पेयर, जो टू नंबर्स पेयर ऑफ टू नंबर्स, जो जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, जिनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उनको हमने क्या बोला था? सहअभाज्य संख्या बोला था। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके हम देखते हैं कि रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर में क्या होता है? रेशनल नंबर जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां हमने देखा था कि Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तथा हमने बोला था कि P और Q ये दोनों क्या होनी चाहिए? सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। मैंने क्या बोला था? ये सहअभाज्य होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि HCF ऑफ PQ, यानी दोनों संख्याओं का HCF कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। यही अपन ने कल पढ़ चुके थे। इसके आगे हमने जो पढ़ा था वो था यूक्लिड डिवाइडेशन लेम्मा, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसको हम आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे आज। देखो, हमने कल तक पढ़ा था A बराबर BQ प्लस R। इसका यूज करने के लिए हम कोई एग्जांपल लिया था अपन ने। 11 का भाग हमने दिया था 3 में, ठीक है। 3 दिया 9, माइनस किया कितना आ गया? 2। तो हमने समझा था कि ये जो रिमाइंडर आता है, शेषफल आता है, वो हमेशा वो या तो 0 से बड़ा आता है या B से छोटा आता है। B, इसको तो अपन ने B माना था, इसको A माना था, इसको Q माना था और इसको R माना था। ये होता है डिविडेंट, ये होता है डिवीजर, ये होता है क्वेश्चन और ये होता है रिमाइंडर, अर्थात भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। इसको ध्यान में रखते हुए हमने यूक्लिड डिवाइडेशन लेम्मा बनाया था, जिसको बोला था A बराबर BQ प्लस R, और इसका ही यूज करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। इसका यूज हम सबसे पहले HCF निकालने में करेंगे। किसमें करेंगे? HCF निकालने में करेंगे। अब वो कैसे करेंगे उसको देखिए। देखो, मैं कोई नंबर लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया 12 और 15। मैंने ले लिए दो नंबर 12 और 15। अब आप देखोगे कि इन दोनों में हम एक चीज समझेंगे कि जो 15 है वो 12 से बड़ा है। क्या है? 12 से बड़ा है। इतना सा ध्यान रखो। अब मैं यूक्लिड डिवाइडेशन लेम्मा का यूज करूंगा। क्या होता है? A बराबर BQ प्लस R। इससे पहले हम इसको भाग विधि से करते हैं। कैसे करते हैं? भाग विधि से करते हैं। भाग विधि से करने के लिए समझना कि मैं 15 में सबसे पहले 12 का भाग देता हूँ।
क्या देता हूँ, 12 का भाग देता हूँ। तो कितना आएगा, 12 एकम 12, कितना आ गया 3। इसमें फिर 12 को लगा देंगे, 12 में हम 3 का भाग देंगे, 3 4 जा 12, कितना आ गया 0। जब भी रिमाइंडर 0 आए, हमको ध्यान रखना है कि जब भी शेषफल 0 आ जाए तो हमने जिसका भाग दिया है, जो अपना डिवीजर है, वही क्या होगा, अपना HCF होगा। तो यहाँ पर HCF की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। कितनी आ गई, 3 आ गई। तो ये तो अपन ने डिवाइडेशन तरीके से किया। हम इसको यूक्लिड डिवाइडेशन तरीके से कैसे करेंगे उसको समझना, इसी संख्याओं को करेंगे, वो समझते जाना। यहाँ पर हमने देखा था कि जो 15 है, वो जो 15 है, वो 12 से ग्रेटर है। 15 इज ग्रेटर देन 12। तो हम इसको यूज करते हुए चलेंगे कि जो A है वो सबसे बड़ी संख्या को लेते हैं, 15 को ले लिया। B जो लेना है वो छोटी संख्या को लेना है, छोटे नंबर को लेना है, वो ले लिया मैंने 12 का डिवाइड देना 15 में। कितनी बार गया, 1 टाइम गया। 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया, कर दिया। 12 1 जा 12, 15 में से माइनस करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3। अब ये जो वैल्यू है अपने पास B, क्या है ये, B, और ये जो रिमाइंडर आया मेरा 3 आ गया। अब इस वैल्यू को तो मैं क्या मान लूँगा, A मान लूँगा। क्या मान लूँगा, A मान लूँगा। मानने के बाद ये जो रिमाइंडर आया था, इस रिमाइंडर को मेरे को 3 मानना है, मतलब B मानना है। B मान लिया, अब भाग दो, 3 चौके 12, 3 4 जा 12, तो रिमाइंडर कितना आ गया मेरा, 0 आ गया। अब एक चीज समझो, मैंने बताया था कि जब भी शेषफल मतलब रिमाइंडर 0 आए तो जो अपनी B की वैल्यू होगी, वो B की वैल्यू कितनी है, 3 है। यहाँ पर कितनी है, 3 है। तो मेरा जो HCF आएगा, क्या आएगा, HCF ऑफ किस का, 12 एंड 15 का। तो मेरा कितना आ गया, ये 3 आ गया। कितना आ गया, 3 आ गया। हो सकता है ये समझ में ना आया हो, दिक्कत मतलब परेशान मत हो, हम आगे बढ़ते हैं, आगे आपको और समझ में आएगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए जैसे और संख्या लेते हैं हम। अब और संख्या लेने के लिए शुरू करते हैं अपन, जैसे कोई भी क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 210 और 55 ले लिया। अब मैं देख रहा हूँ कि जो 210 है वो इज ग्रेटर देन 55 है, यानी 210 55 से क्या है, बड़ा है। तो A को क्या मानना है, बड़ी संख्या मानना है। क्या मानना है, बड़ी संख्या मानना है। कैसे मानना है वो देखो। इसको ले लिया मैंने 210, क्या ले लिया मैंने, इसको 210 ले लिया। अब मैं B को क्या लेऊंगा, 55 लेऊंगा। क्या लेऊंगा मैं, 55 लेऊंगा। अब मैंने इसको क्या ले लिया, 55 ले लिया। तो अब आप देखोगे कि मैं 15 का डिवाइड करता हूँ, इसमें कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। समझ में नहीं आया, इधर देखो 210 में हम भाग देते हैं किसका, 55 का देते हैं। कितनी बार देते हैं, 3 बार। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, माइनस कर दो, कितना आ गया, 10 में से 5 गया तो 5। यहाँ पर कितने बचे अपने, 10, 10 में से 6 गया तो 4, कितने बच गए, 45। तो हम इसको लिखेंगे, रिमाइंडर कितना आ गया अपना, 45 आ गया। कितना आ गया, 45। अब देखो फिर हम क्या करते हैं, ये जो B है, इस B को क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं, और जो रिमाइंडर है उसको B मान लेते हैं। समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं, 45 का डिवाइड देंगे 55 में, कितना टाइम्स, 1 टाइम्स। रिमाइंडर कितना आएगा, 10 आएगा। ये मैंने 10 लिख दिया। फिर वापस ये दोनों आ गए, ये B की वैल्यू है और ये रिमाइंडर है। अब B को अपन क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं। A कैसे मानेंगे, देखो 45 इज इक्वल टू, ये ले लिया मैंने 10, 10 को मल्टीप्लाई किया मैंने 4 से, कितने टाइम्स, 40 टाइम्स। तो कितना आ गया रिमाइंडर मेरा, 5 आ गया। फिर वापस ये दोनों, इन दोनों को लेंगे 10, 10 का डिवाइड किया, 5 2 जा 10, रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। अब मैंने क्या बोला था कि जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए, क्या, जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसका जो B की वैल्यू है, उसकी जो B की वैल्यू है वो HCF हो जाएगी। तो इन दोनों का HCF कितना आ गया मेरा, 5 आ गया। कितना आ गया, 5 आ गया। समझ में आई। हम और एग्जांपल लेकर के चलते हैं। कोई को दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो, आप किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा, 100% किया जाएगा जब भी कोई दिक्कत आएगी तब। ठीक है, हो सकता है इस क्वेश्चन में आपको और समझ में नहीं आया, और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। दिक्कत मतलब सब समझ में आएगा धीरे धीरे आपको। देखो जैसे मैं 2 एग्जांपल और लेता हूं। जैसे मैंने ले लिया, एक ले लिया मैंने, आपके हिसाब से कोई भी ले लिया, मैंने ले लिया 60, एक ले लिया मैंने जैसे 18 ले लिया।
अब मेरे को दिख रहा है कि जो 60 की वैल्यू है वो 18 से बड़ी है, 60 इज ग्रेटर देन 18, तो वही यूज करूंगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर। कर लिया। करने के बाद देखो ये जो 60 है इसको क्या ले लेते हैं अपन, a ले लेते हैं, मैंने ले लिया। 18 को क्या लेना है, b लेना है, ले लिया। अब देखो 18 का डिवाइड दो इसमें, कितनी टाइम जाएगा, 18 1 जा 18, 18 2 जा, ये जाएगा अपना 3 टाइम। कितनी टाइम जाएगा, 3 टाइम। 18 3 जा जो भी होगा 54, तो r जो आएगा मेरा वो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, यहाँ तक का मेरे हिसाब से क्लियर हुआ होगा। अब देखो इसको अपन क्या ले लेते हैं, a ले लेते हैं, जो मैंने ले लिया। ये रिमाइंडर है मेरा, क्या है ये, रिमाइंडर। रिमाइंडर को मैं यूज करूंगा 6, कितनी टाइम्स, 3 टाइम्स। कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। तो रिमाइंडर कितना आ गया मेरा, 0। 16 3 जा 18, क्लियर। इसको यूज किया तो अब देखो ये क्या आ गया, रिमाइंडर 0। और जब भी रिमाइंडर 0 आता है तो b की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, HCF हो जाती है। तो HCF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 6 हो जाएगी। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, कुछ चीज़ों को समझेंगे। कुछ चीज़ें क्या क्या समझेंगे वो देखो। ये तो अपना एक नॉर्मल बेसिक था जो हमको समझना जरूरी है। और ये बता दूं मैं आपको, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, HCF से रिलेटेड 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, उसको आप समझने का ट्राई करना। इसके बाद मैं शुरू करता हूं एक टॉपिक, इवन नंबर, अर्थात सम संख्या। अब आप बोलोगे सर क्या कर रहे हो, ये बच्चों की चीजें पढ़ा रहे हो। अरे भैया काम आएगी, एक काम कैसे आएगी वो देखो। अब अभी तक तो आपने बचपन वाली चीज क्या पढ़ी वो देखो। बचपन वाली चीज क्या होती है कि जिसकी यूनिट डिजिट अर्थात इकाई नंबर, मतलब ऐसी संख्या है जिसके इकाई का अंक मतलब यूनिट डिजिट क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अर्थात मैं जो समझाना चाह रहा हूं कि जिसका इकाई का अंक यूनिट डिजिट क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो क्या सब क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं, सम संख्याएं होती है। इसका मतलब समझो जो अब मैं समझा रहा हूं, क्या मैं इसको 2n के रूप में लिख सकता हूं क्या, विषम संख्या को 2n के रूप में लिख सकता हूं क्या? समझो कैसे लिख सकता हूं। जितनी भी दुनिया में इवन नंबर है, सम संख्या है, उनको मैं 2 के मल्टीपल के रूप में लिख सकता हूं, मतलब 2 के गुणनखंड के रूप में उसको लिख सकता हूं। ये जो संख्या आएगी इसमें अगर मैं 2 का भाग दूंगा तो वो क्या होगा, पूरी बार जाएगा। जैसे मैंने लिखा 6 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 गुणा 3। जैसे लिखा मैंने 12 तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2 गुणा 6। जैसे लिखा मैंने 14 तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 7। तो मेरे को दिख रहा है कि मैं जब भी कोई सम संख्या लिखूंगा उसको मैं 2 के मल्टीपल के रूप में लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 2 के मल्टीपल के रूप में लिख सकता हूँ। तो मेरे ये समझ में आया कि जो इवन नंबर है उसको मैं 2 के मल्टीपल के रूप में हमेशा लिख सकता हूँ। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बोलेंगे सर इवन नंबर को, ओड नंबर को, मतलब विषम संख्याओं को कैसे लिखेंगे फिर? तो देखो पहले जान लेते हैं विषम संख्याएं होती क्या है, अर्थात ओड नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। विषम संख्या ऐसी संख्या है जो सम नहीं है, मतलब जिनके इकाई का अंक क्या हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो। जिनके इकाई का अंक मतलब यूनिट डिजिट क्या हो, यूनिट डिजिट 1 3 5 7 9 हो। ये होने पर वो जितने भी नंबर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, विषम संख्या अर्थात ओड नंबर्स हो जाएंगे। अब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं वो समझना। जैसे मैंने 6 लिखा, क्या लिखा मैंने 6, तो मैं 7 को क्या लिखूंगा, 6 + 1। क्या लिखूंगा, 6 + 1। तो ऐसे समझो, ये तो क्या है, 2n तो क्या है, इवन नंबर मतलब सम संख्या है। अगर मैं इसे 1 जोड़ दूंगा तो वो क्या आ जाएगी, विषम संख्या आ जाएगी। कैसे, देखो जैसे मैंने 0 लिखा, अब मेरे को नेक्स्ट विषम संख्या, ये तो क्या है, सम संख्या है। अब सम संख्या का अगला वाला क्या आएगा, 0 + 1 आएगा। समझ में आएगी। अब कोई भी मेरे पास अगर विषम संख्या 2n के रूप की है तो वो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, ओड नंबर आएगा, विषम संख्या आएगी। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब मैं और नंबर इसका ट्राई करता हूँ, समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको।
कि मैंने जैसे कोई नंबर को, जैसे इवन नंबर को मैंने n ले लिया, क्या ले लिया, इवन नंबर को n ले लिया। n लेने के बाद सपोज करो ये तो मेरा इवन नंबर हो गया, क्या हो गया मेरा, ये इवन नंबर हो गया। अब इवन नंबर होने के बाद मेरे को समझ में आया कि इसका जो ओड नंबर आएगा वो क्या आएगा, n+1 आएगा, क्या आएगा, n+1। आगे वाला इवन नंबर क्या आएगा मेरा, n+2 आएगा, क्या आएगा, n+2। आगे n+3, ये ओड नंबर हो जाएगा। इवन और ओड का मतलब, इवन यानी सम संख्या, ओड यानी विषम संख्या। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। इसी को अपन यूज करेंगे यूक्लिड डिवाइडेशन थ्योरम में। किसमें करेंगे, यूक्लिड डिवाइडेशन थ्योरम में इसका यूज करेंगे। वो कैसे करेंगे, वो आइए देखते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं जो अपन ने किया था कि हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर और ओड नंबर का यूक्लिड डिवाइडेशन लेम्मा में कैसे यूज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे उसको समझना। जैसे मैंने किसी नंबर a को, a मैंने ले लिया 5n, यानी कोई संख्या है जो 5 का गुणनखंड है, मतलब 5 का मल्टीपल है। क्या है वो, 5 का मल्टीपल है। तो इसको मैं यूज करूंगा यूक्लिड डिवाइडेशन लेम्मा में। कैसे करेंगे, सिंस a बराबर BQ प्लस r, क्या होता है अपना, BQ प्लस r। तो अब इसका कंपेयर करते हैं अपन। भाई इसको मैं +0 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है 0 लिखने में। भाई किसी को कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू पर कोई डिफरेंस, मतलब एक चीज समझना, हम किसी भी संख्या में, किसी भी समीकरण में, किसी भी इक्वेशन में वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइडेशन कर सकते हैं, जिससे उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये वाली चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम कुछ भी कर सकते हैं, बट उसकी जो प्रॉपर वैल्यू है उस पर कोई चेंज नहीं होना चाहिए। 0 जोड़ने पर मेरे इस पर क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा। ए की जगह a, b की जगह क्या आ गया 5, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 5, q तो अपना n है ही सही, r ये है। तो समझो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, जब b की वैल्यू 5 आ गई तो मैंने समझाया था कि r की वैल्यू क्या होती है, या तो वो 0 से बड़ी होती है, क्या होती है, 0 से बड़ी होती है, या फिर b से छोटी होती है। अब मैं इसी को यूज करूंगा कि r की वैल्यू इससे क्या आएगी, या तो 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 5 आ सकती है। क्या मैंने बोला, ये b से छोटा ही आएगा, b से छोटा आएगा मतलब 4 तक आ सकती है, लेकिन 5 नहीं आ सकती। करके देखो, जैसे कोई 5 का डिवाइड करके देखेंगे। जैसे मैंने 17 का डिवाइड दिया, चलो 17 छोड़ो, 19 कर लेता हूँ। ये मैंने कर लिया 19 में डिवाइड दिया मैंने 5 का, 5 3 जा 15, माइनस कर दिया, कितना आ गया 4। तो अगर मैं इसको 20 लिख देता तो ये तो 5 4 जा मतलब 4, मतलब यहाँ पर तो फिर रिमाइंडर 0 आ जाता, 4 के बाद वापस 0 शुरू हो जाता। तो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझो कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपन b को सेट कर सकते हैं, मतलब रिमाइंडर को हम सेट कर सकते हैं। b की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 5 आ गई। अब r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, पर 5 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि b की वैल्यू कितनी है, 5 है। इसको यूज समझो, इसको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब सपोज करो मैं और कोई नंबर लेता हूँ आपके अकॉर्डिंग, समझ में आया दिक्कत, मतलब जो भी समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में बताते जाइए और उसको हम समाधान जरूर करेंगे। कैसे करेंगे देखते जाइए। जैसे मैंने a ले लिया 7n, मतलब कोई संख्या मैंने 7 के गुणनखंड के रूप में ले ली। अरे मजा तो आ रहा है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो अब दिक्कत आ रही हो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपका सॉल्यूशन 100% करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। a बराबर मैंने लिखा 7n। अब 7n लिखा तो समझो इसको मैं फिर से कंपेयर करता हूँ a बराबर BQ प्लस r से, अपना जो यूक्लिड डिवाइडेशन लेम्मा था। इसको कैसे अपन यूज करेंगे देखो, वापस मैं वो 0 लगा देता हूँ। अब 0 लगाने से मेरे को क्या पता चला, इन दोनों का अपन कंपेयर करते हैं, यानी इसको मिलाते हैं। तो a की जगह तो a आ गया, b की जगह क्या आ रहा है 7 आ रहा है, ये आ गया 7। तो मैं जानता हूं कि जो r की वैल्यू है वो या तो 0 के बराबर हो सकती है या b से छोटी हो सकती है। b की वैल्यू कितनी है 7 है, तो r मेरा क्या क्या हो सकता है वो समझना। क्या क्या हो सकता है, एक तो 0 हो सकता है, ऐसे समझो, एक तो हो सकता है 0, एक 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब बोलोगे सर 7 क्यों लिख दिया, गलत है भाई, 7 आएगा ही नहीं ना, यही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ। समझो इस चीज को, क्या बोला मैंने, r की वैल्यू या तो 0 के बराबर है या b से छोटी है। क्या है ये, b से छोटी, तो b क्या है मेरा 7। तो क्या क्या आ सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6,
तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज समझ में आई होगी। हम इसी को एक और एग्जांपल लेते हैं, वो समझना क्या होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया a बराबर 6n, क्या ले लिया मैंने, 6n ले लिया। वही कंपेयर करते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस r, यूक्लिड डिवाइडेशन लेमा यही है, और r की वैल्यू या तो 0 से बड़ी है या b से छोटी है। अब इसको समझना है यहाँ पर, तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6 है, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा समझो, r बराबर 0 1 2 3 4 5 6 हो सकता है क्या भाई, नहीं हो सकता, क्योंकि b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 6 आ गई। अगर यहाँ 3n होता तो 0 1 2 होता, यहाँ पर 2n होता तो 0 1 होता, और अगर यहाँ पर 8n होता तो 0 1 2 3 4 5 6 7 तक होता, लेकिन 8 नहीं होता, क्यों, उस टाइम पर वो 8 होता, लेकिन यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है 6, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या क्या लिख सकते हैं वो समझना। हम जैसे a1 तो क्या लिख सकते हैं हम 6n प्लस 0, a2 क्या लिख सकते हैं 6n प्लस 1, a3 क्या लिख सकते हैं 6n प्लस 3 सॉरी 2, a4 को क्या लिख सकते हैं 6n प्लस 3, a5 को क्या लिख सकते हैं 6n प्लस 4, a6 को क्या लिख सकते हैं 6n प्लस 5, लेकिन a7 थोड़ी आएगा, क्योंकि यहाँ पर अपने b की वैल्यू कितनी चल रही है 6 चल रही है, तो आगे की संख्या, क्योंकि आगे की संख्या लिखेंगे तो वापस वो 6 का मल्टीपल आ जाएगा पूरा, समझ में आ गई। तो ऐसे हम इन संख्याओं को लिख सकते हैं, और इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने जितने भी सहपाठी हैं उनको शेयर करके लाइव आने के लिए बोलिए, ताकि वो भी इस क्लास का लाभ ले सकें। थैंक यू सो मच।